जब भी हमारे सामने आए कि प्रॉपर नाउन, तो समझ लेना कि किसी व्यक्ति को हम नाम लेकर बुला सकते हैं या किसी स्थान का हम नाम लेकर बता सकते हैं या किसी वस्तु का हम नाम लेकर बता सकते हैं कि वो वस्तु, वो व्यक्ति या वो स्थान, तो समझ लेना वो प्रॉपर नाउन है। किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम ही प्रॉपर नाउन है। विशेष से यहाँ हमारा मतलब ये नहीं है कि वो कोई कलाकार है, कि बड़ा आदमी है या कुछ है। विशेष मतलब उसका खुद का नाम है, उसकी एक खुद की पहचान है, वही प्रॉपर नाउन है। तो इससे रिलेटेड एक नियम यहाँ क्या कह रहा है कि व्हेन टू प्रॉपर नाउन आर कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेम क्वालिटीज। जब दो प्रॉपर नाउन को आपस में उनकी सेम क्वालिटीज के आधार पर यदि तुलना की जाएगी, जब दो प्रॉपर नाउन की उनके सेम क्वालिटीज के आधार पर यदि तुलना की जाएगी, तब देन बिफोर द सेकंड प्रॉपर नाउन डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड। जब दो प्रॉपर नाउन की उनकी सेम क्वालिटीज के आधार पर तुलना की जाएगी, तो जो सेकंड प्रॉपर नाउन है, सेकंड प्रॉपर नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज जरूर किया जाता है। इस एग्जाम्पल से समझिए कि अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, हमारे राष्ट्रपति महोदय थे, पूर्व राष्ट्रपति। तो अब्दुल कलाम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। न्यूटन क्या है? न्यूटन भी एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये विशेष व्यक्ति का ही नाम है। अब्दुल कलाम भी विशेष व्यक्ति का ही नाम है। तो जब दो प्रॉपर नाउन को एक दूसरे की सेम क्वालिटीज के आधार पर कंपेयर किया जाता है, तो सेकंड प्रॉपर नाउन कौन सी है? न्यूटन। तो सेकंड प्रॉपर नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब्दुल कलाम प्रॉपर नाउन, न्यूटन प्रॉपर नाउन, इन दोनों की क्वालिटीज एक जैसी, इनकी तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, तो सेकंड प्रॉपर नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। सेकंड में देखेंगे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर कश्मीर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसकी तुलना स्विट्जरलैंड से की जा रही है। कश्मीर प्रॉपर नाउन है, स्विट्जरलैंड भी प्रॉपर नाउन है। तो सेकंड प्रॉपर नाउन कौन सी हो गई? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के पहले द का यूज किया गया है। सेम इसी टाइप से ही इज द हिटलर ऑफ अवर फैमिली। ये जो ही है इसकी तुलना किससे? हिटलर से की जा रही है। तो ही मतलब एक चुनिंदा व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति के वह है, अपनी फैमिली का है तो वह है। ही इज द हिटलर। सेकंड प्रॉपर नाउन क्या है? हिटलर। वह हमारी फैमिली का हिटलर है, मतलब तानाशाह है। तो हिटलर के पहले द। हमने ये सीखा कि जब दो प्रॉपर नाउन की तुलना उनके सेम गुणों के आधार पर की जाती है, तो सेकंड प्रॉपर नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आइए कॉमन नाउन के रूल समझें। व्हेन एनी कॉमन नाउन, एनी कॉमन नाउन, कौन से कॉमन नाउन होते हैं? ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, ये क्या हो गए? कॉमन नाउन। एनी कॉमन नाउन बिहेव्स एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से? एंगर, ब्यूटी, हैप्पीनेस, सैडनेस, पेन, ब्रेवरी, बिलीफ, चाइल्डहुड, ये कौन से हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। तो कहा जा रहा है कि व्हेन एनी कॉमन नाउन बिहेव्स एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन एनी सेंटेंस, देन बिफोर दैट कॉमन नाउन डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड। यदि कोई कॉमन नाउन किसी वाक्य में एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक नाउन के रूप में बर्ताव करे, तब ऐसे जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनके पहले द का यूज अवश्य किया जाता है। इस एग्जाम्पल से समझिए
द फादर इन हिम एरोज टू सी द ऑर्फन चाइल्ड। अनाथ बच्चे को देखने के लिए उसके अंदर का पिता जाग उठा। अब आप समझते हैं कि किसी के अंदर कोई पिता तो सोया नहीं हुआ है जो जाग उठा है, पिता की भावना जाग उठी। जो भावना है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में जानते हैं। वैसे फादर क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर पिता की भावना के तौर पर इसको यूज किया है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो जब कोई कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज होता है या बर्ताव करता है तब उसके पहले द का यूज किया जाता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है व्यक्ति, वस्तु या एनिमल्स का कलेक्शन ही कलेक्टिव नाउन है। जब कलेक्टिव नाउन में कितने बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ग्रुप होता है, समूह होता है, उस समूह का प्रत्येक सदस्य एक ही काम को करने के लिए प्रयास करता है तो इसको एक यूनिट मान लिया जाता है। अलग अलग लोग ना मानकर एक यूनिट मान लिया जाता है। इस वजह से इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। पूरी यूनिट को सिंगुलर यूनिट ही माना जाता है। इसके साथ कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इस यहाँ देखें, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। जूरी कौन है? जूरी मतलब बहुत सारे जजों का एक ग्रुप है, बहुत सारे न्यायाधीशों का एक ग्रुप है। द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, जजों के समूह ने अपना डिसीजन ले लिया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जूरी के साथ हैज का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर इसे सिंगुलर माना गया है। द हर्ड ऑफ शिप इज रनिंग फॉर सेफ्टी, जो भेड़ों का झुंड है वो सुरक्षा के लिए भाग रहा है। ठीक है, अब यह हर्ड ऑफ शिप क्या है? एक भेड़ों का झुंड। इसको सिंगल यूनिट माना गया है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। हमने यहाँ क्या सीख लिया? कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माना जाता है क्योंकि ये पूरी सिंगल यूनिट होती है, इसलिए इसे सिंगुलर माना जाता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन यदि इसी कलेक्टिव नाउन का प्रत्येक सदस्य अलग अलग काम करे, उसके अलग अलग उद्देश्य हो या अलग अलग उसके डिसीजन हो, अलग अलग उसकी राय हो, तब इसे सिंगुलर नहीं माना जाएगा। फिर इसे अलग अलग व्यक्ति मानकर इसे प्लूरल ही माना जाएगा। जैसे द जूरी वर डिवाइड इन देयर ओपिनियन, यहाँ पर जो जजों का जो समूह है उसमें जितने जज थे वो अलग अलग अपने डिसीजन है उनके, वो मत भिन्नता है उनकी, वो एक निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो द जूरी वर डिवाइड इन देयर ओपिनियन, अपनी अपनी जो राय है उसमें बट चुके हैं ये, इनका एक डिसीजन नहीं है। इस वजह से जूरी के साथ बर का यूज किया गया है। बर मतलब प्लूरल वर्ब। द टीम आर ईटिंग सैंडविच फॉर डिनर, भले ही ये लोग इकट्ठे मिलकर खा रहे हैं लेकिन व्यक्ति खाना अपना अपना खा रहा है। तो टीम आर ईटिंग, टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अब यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपना अपना खाना अलग अलग खा रहा है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है।